15 अगस्त 1947 ही एकमात्र तारीख नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों वर्ष के संघर्षों, अनेक बलिदानों और बहुत सारे आंदोलनों का परिणाम है। फिर इसके आगे एक सवाल खड़ा होता है कि हमें आजादी कैसे मिली। इन सभी घटनाओं को, इन सभी बातों को हम एक एक करके जानेंगे। हम जानेंगे कि भारत गुलाम कैसे हुआ और गुलाम होने के बाद ये आजादी तक कैसे पहुंचा और ये आजाद कैसे हुआ। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले अंग्रेजों के आगमन से। और जब अंग्रेज यहां पे आते हैं तो आते आते भारत को गुलाम नहीं बना लेते हैं। इसके गुलाम होने की एक प्रक्रिया चलती है और उस प्रक्रिया के आरंभ में जो इसकी शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है प्लासी के युद्ध से। किससे होती है? प्लासी के युद्ध से। और ये प्लासी का युद्ध कब होता है? तो आपको याद रखना है कि ये जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध, ये प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। कब होता है? 1757 को। ये प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। और जब ये युद्ध होता है तो आपको याद रखना है कि इस समय बंगाल के एक नवाब थे सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला। और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। दूसरी तरफ कौन थे? अंग्रेज। तो एक तरफ थे इस युद्ध में सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला। ये जो सिराजुद्दौला महोदय हैं, ये यहाँ के क्या थे? नवाब थे। कहाँ के? तो ये बंगाल के। और दूसरी तरफ कौन थे? अंग्रेज थे। जब ये इस युद्ध में पहुंचे तो यहां पे अंग्रेजों के सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और चूंकि एक ये चतुर व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव, इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला है इसके पास लगभग 50,000 सैनिक थे, जबकि रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र 3200 सैनिक थे। और आप देख रहे हैं कि जिसके पास 50,000 सेनाएं हैं वो युद्ध हार जाता है, और जिसके पास मात्र 3200 जो सेनाएं हैं ये युद्ध क्या कर जाता है? जीत जाता है। तो आपको एक कहावत याद होगी, घर फूटे गंवार लूटे। घर फूटे गंवार लूटे। और एक दूसरी कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाहे। घर का भेदी लंका ढाहे, यानी आपको रावण के बारे में पता होगा कि रावण को जब राम मारते हैं तो किसके कारण मारते हैं? तो रावण के भाई विभीषण के भेद देने के कारण। अगर रावण का भाई जो विभीषण है अगर भेद नहीं देता राम को, तो राम कभी रावण को मार नहीं पाते। ठीक उसी तरह से यहां पे इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला के जो सैनिक हैं ये ऑलरेडी किसके साथ मिल चुके थे? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? युद्ध करता है, लेकिन सिराजुद्दौला की जो सेना है इस युद्ध को नहीं करती। और यहां पे बहुत बुरी तरह से सिराजुद्दौला इस युद्ध में हारता है। और जब हारता है तो यहां से अपनी जान बचा के भाग लेता है, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, क्योंकि जितने भी इसके सेना नायक थे ये सभी क्या हो चुके थे? ऑलरेडी रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुके थे। और इसके बाद से यहां पे जब इसकी हार होती है सिराजुद्दौला की और रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेजों की यहां पे क्या होती है? जीत होती है। तो चूंकि अंग्रेजों की भारत में पहली जीत थी तो इनके मन में उत्सुकता आया, इनके मन में खुशी आई कि हम क्या कर सकते हैं? इनसे जीत सकते हैं। और जब ऐसा होता है तब ये और मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। और उसके बाद से जब इस युद्ध में जब सिराजुद्दौला की हार होती है तब जो अंग्रेज हैं इनका क्या हो जाता है? बंगाल पे कब्जा हो जाता है। बंगाल पे क्या होता है? कब्जा। और यहां पे
जो रॉबर्ट क्लाइव है बंगाल के प्रथम गवर्नर बनते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर बन जाता है। अब इस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ, बंगाल का प्रथम गवर्नर बन गया। इसके बाद जो दूसरा सबसे परिणामी जो युद्ध हुआ वो हुआ बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध ये हुआ 1764 में। कब हुआ, 1764 में। यानी जो बक्सर का युद्ध है ये 1764 को होता है, तारीख होती है 22 अक्टूबर। यानी 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की युद्ध होती है। और इस युद्ध में ये युद्ध ही परिणामी युद्ध होता है और इसके बाद से अंग्रेजों का भारत पे कब्जा होना शुरू हो जाता है। यहां पे जब ये युद्ध होता है तो यहां पे एक तरफ भारत की पूरी सेना मान के चलने की रहती है और दूसरी तरफ ये अंग्रेज रहते हैं। इस युद्ध में भारत के जो तत्कालीन मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय और जो सुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब नियुक्त हुए थे, ये तीनों की जो संयुक्त सेना है वो अंग्रेजों से क्या हो जाती है, हार जाती है। अब पूछेंगे कि फिर इनके पास भी क्या इतनी कम सेनाएं थी कि इतनी आसानी से हार गए? नहीं, यहां भी सेम वही कंडीशन होता है कि यहां भी जो इनकी सेनाएं हैं ऑलरेडी अंग्रेजों से मिल चुकी होती हैं और वो भी अपना 100% योगदान इस युद्ध में नहीं देती हैं, जिसके वजह से मीर कासिम, सुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना इस बक्सर के युद्ध में हारती है और अंग्रेजों की यहां भी क्या हो जाती है, जीत होती है। और जो यहाँ पे जो अंग्रेजों की जीत है ये क्या होती है, तो ये जो जीत है ये परिणामी जीत होती है। ये क्या होती है, परिणामी होती है। अर्थात इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को ये बिल्कुल अब 100% ये श्योरिटी हो जाती है, बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि अब हमें कोई हरा नहीं सकता भारत में। क्यों नहीं हरा सकता, क्योंकि जो भारत के अधिकांश हिस्से पर जिसका कब्जा है वो है मुगल साम्राज्य। उस मुगल साम्राज्य का जो शासक है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, उसकी जो सेना है और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है अवध, उसकी जो संयुक्त सेना है, उसकी जो सेना है, ये दोनों मिलके और बंगाल का जो मीर कासिम है जिसको जो इनको आमंत्रित किया है, वो तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, अंग्रेज से लड़ रहे हैं। और वो अंग्रेज की सेना यहाँ पे लिमिट में है जबकि इनकी सेना बहुत विशाल है, उसके बावजूद भी ये क्या कर जाते हैं, इस युद्ध को हार जाते हैं। और यही युद्ध जब हारे तो यही युद्ध परिणामी साबित हुआ अंग्रेजों को भारत पे कब्जा करने में। अर्थात भारत में अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि अब इन्हें कोई हराने वाला नहीं है और फिर अपना जो अस्तित्व है इसको बढ़ाते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि पूरे भारत पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है और लगभग 200 वर्षों तक ये क्या करते हैं, भारत पर शासन करते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि ऐसा नहीं कि भारत पे कब्जा कर लिए तो इनका किसी ने विरोध नहीं किया। केवल राजा ही नहीं, जो समाज के लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, जो किसान थे, ये अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे अपना विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन इनके विरोध प्रदर्शन को बर्बरता के साथ कुचल दिया गया। और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही और चलते चलते अब आ जाता है 1854 का समय। और 1854 में आते हैं रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी। कौन आते हैं, डलहौजी आते हैं। और ये जो डलहौजी हैं ये हड़प नीति लाते हैं। कौन सी नीति लाते हैं, हड़प नीति लाते हैं,
कब? 1854 में। 1854 में 1854 में कौन आते हैं? डलहौजी। कौन आते हैं? डलहौजी। और ये कौन सी नीति लाते हैं? तो हड़प नीति लाते हैं। हड़प नीति। कौन सी नीति लाते हैं? हड़प नीति लाते हैं। और इस हड़प नीति के तहत ये कहते हैं कि जिन राजाओं के अपने पुत्र नहीं हैं, अर्थात जिनके दस्तक पुत्र हैं, अर्थात गोद लिए हुए पुत्र हैं, उनको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और वो साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन होंगे। तो क्या होंगे? अंग्रेजों के अधीन होंगे। इसके तहत बहुत सारे जो साम्राज्य थे, बहुत सारे राजा थे, वो क्या हो गए? इनके विरोध हो गए। क्योंकि ऑलरेडी वो इनके अधीन थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इनका अधीनता नहीं था, प्रत्यक्ष रूप से वहां पे शासन नहीं था, वहां पे शासन राजा ही कर रहे थे, लेकिन वहां पे इनका प्रभुत्व था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी है ये नहीं है, तो तुम क्या करोगे राज्य लेके? तुम राज्य को हमको सौंप दो। और इस का विरोध करते हुए बहुत से राजाओं ने, इसी में झांसी की रानी थी, इसी में दोदू पंत यानी नाना साहब थे, और बहुत सारे जो शासक थे वो क्या किए? इनका विरोध किया। इसी विरोध के दौरान एक तिथि तय की गई कि हम क्या करेंगे? इस तारीख को संपूर्ण भारत में आंदोलन करेंगे। किसके विरोध? अंग्रेजों के विरुद्ध। लेकिन इसके पहले ही मंगल पांडे के द्वारा इस युद्ध का, इस क्रांति की, इस विद्रोह का शुरुआत कर दिया गया। और जब इस विद्रोह का शुरुआत हुआ तो इसी विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसी विद्रोह को कहा जाता है 1857 का विद्रोह। क्या कहा जाता है? 1857 का विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह को कुछ इतिहासकार क्रांति मानते हैं, यानी 1857 की क्रांति मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार इस 1857 के आंदोलन को विद्रोह मानते हैं। क्योंकि क्रांति उसको कहते हैं कि जब अमूलचूल व्यवस्था में, जो व्यवस्था है उसमें अमूलचूल परिवर्तन हो जाए, जिसमें उसके अस्तित्व का बोध न हो, अर्थात उसमें उसके अस्तित्व कहीं दिखाई न दे, तो ऐसे व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। लेकिन यहां तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। यहां क्या परिवर्तन हो? कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हां, इस आंदोलन का एक महत्व यह हुआ कि अंग्रेजों के मन में एक बहुत बड़ा डर पैदा हुआ कि हां, ये हमारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, हमें जब चाहे तब खदेड़ सकते हैं। और फिर इस बात की भनक ब्रिटेन की जो क्राउन है उसको लगता है, और वो क्राउन क्या करता है कि इस पूरे सत्ता को अपने अधीन कर लेता है। अपने क्या कर लेता है? अपने अधीन कर लेता है। ये कब अधीन होती है? तो 1858 को। और पूरे जो शासन व्यवस्था अभी तक कंपनी के अधीन थी, उस कंपनी से पूरी शासन व्यवस्था को अब कौन ले लेता है अपने अधीन? तो क्राउन ले लेता है। कौन? क्राउन। ये जो क्राउन है ये क्या करता है? अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद से इस 1858 के बाद अब चूंकि लोगों में इसके प्रति उत्सुकता आ गई, और इसी दौरान जब ये आंदोलन अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, अलग अलग भागों में आंदोलन शुरू हुआ, जागरूकता आने लगी, तब इन आंदोलनों को दबाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि इनको अपने मुद्दे से भटकाने के लिए, अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। और उस षड्यंत्र के दौरान एक रिटायर
अंग्रेज को ये क्या करते हैं, एक दिशा निर्देश देते हैं कि आप एक ऐसे पार्टी का गठन करें जो आप ही के नेतृत्व में हो, और आप उसका क्या करें, नेतृत्व करें, और उनको क्या करें, तो आप उनको उसी में उलझाए रखें। और इसके लिए 1884 में एओ ह्यूम के द्वारा एक संस्था की गठन की जाती है, जिसे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से गठित किया गया, जिसे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है। अब देखें कि जो 1885 में कांग्रेस का गठन होता है, तो ये जो अब तक जो आंदोलन थे वो कैसे चल रहे थे, मतलब बहुत वो गर्म दल वाले हुआ करते थे। लेकिन जब ये इस संस्था का गठन हुआ, जब इस सभा का गठन हुआ, या कह सकते हैं इस पार्टी का गठन हुआ, तो इसमें लोग जो है अपनी मांगों को, अपने विचारों को इसके माध्यम से रखना शुरू किए। और जब इससे रखना शुरू किए तो उनमें क्या थी, विनम्रता आने लगी। अर्थात ये अपने बातों को विनम्रता पूर्वक सरकार के सामने रखते थे, ताकि आप हमारे बातों को, आप हमारी समस्याओं को सुने और उसका निराकरण करें। लेकिन अंग्रेज कहां ये करने वाले थे। अंग्रेज को केवल क्या करना था, उनको इन बातों में भटकाए रखना था, इसी में उनको क्या करना था, उलझाए रखना था। और जब ये इनके बातों को सुन नहीं रहे थे, तो इस समय बहुत से अन्य छोटे छोटे संगठन खड़े हुए और उग्र रूप धारण करने लगे। और जब उग्र रूप धारण करने लगे तो इसका बहुत विशाल रूप जो है बंगाल में देखने को मिला। उसकी जागरूकता बंगाल में देखने को मिली, क्योंकि वहां के शिक्षित लोग ज्यादा थे, और क्योंकि वहां पे वो एरिया बहुत बड़ा था और वहां की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा थी। तब अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम उसे दो भागों में बांट देते हैं, और 1905 में बंगाल का विभाजन कर देते हैं। 1905 में क्या कर देते हैं, बंगाल का विभाजन करते हैं, और यहां पे विभाजन का कारण बताते हैं कि प्रशासनिक असुविधा। क्या बताते हैं, प्रशासनिक असुविधा बताते हैं। प्रशासनिक असुविधा कहते हैं कि हमें शासन चलाने में क्या हो रही है, असुविधा हो रही है, यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था संभालने में असुविधा हो रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे दो छोटे भागों में विभाजित कर रहे हैं। और जब ये विभाजन हुआ तो ये दो भागों में विभाजन हुआ, एक को कहा गया पूर्वी बंगाल और दूसरे को कहा गया पश्चिमी बंगाल कहा गया। अर्थात यहाँ पे बंगाल के दो हिस्से हुए, एक को कहा गया पूर्वी बंगाल और एक को कहा गया पश्चिमी बंगाल। उस दौरान यहाँ पे बंगाल के लोगों ने काफी इसका विरोध किया, और केवल विरोध ही नहीं किया, जिस दिन विभाजन हुआ उस दिन यहाँ के लोगों ने आपस में आपसी भाईचारा को दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी बांधे और राखी दिवस के रूप में इसको मनाए। अब देखें, इसी विभाजन के दौरान, इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ये क्या करते हैं, तो एक गीत लिखते हैं, अमार सोनार बंगला। ठीक है ना, कौन सा लिखते हैं, अमार सोनार बांग्ला।
ये क्या करते हैं, इस गीत को लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो अमार सोनार बंगला है, यही बाद में क्या बना, यही बाद में चल के बंगाल का, यानी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, इसका क्या बना, तो इसका राष्ट्रगान बना। इसका क्या बन गया, राष्ट्रगान बना। ठीक है, अब यहां पे जब बंगाल का विभाजन हुआ तो चूंकि जो कांग्रेस है ना, इसमें भी अब मतभेद होना शुरू हो गया, और मतभेद होना शुरू हुआ तब कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया जाता है सूरत में। और सूरत अधिवेशन कब होता है, तो 1907 में। जब सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, 1907 का अधिवेशन कहां होता है, तो ये सूरत में होता है। किसका अधिवेशन है, तो आपको याद रखना है कांग्रेस का अधिवेशन है। और इस कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इसमें क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन होता है। कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। और जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो ये दो भाग में विभाजित हुए। एक को कहा गया गरम दल और एक को कहा गया नरम दल। एक कौन बन गया, गरम दल, और दूसरा बना नरम दल। ये दो भागों में विभाजित हुए। ये जो गरम दल हैं, इनको लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, लाल बाल पाल। यानी यहां पे ये लाल बाल पाल, ये तीन इसके प्रमुख चेहरे माने जाते हैं, अर्थात ये उनका टाइटल है लाल बाल पाल के नाम से। ठीक है, अब हम आगे देखें। जब ये बंगाल का विभाजन हुआ था, उस दौरान यहां पे बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पे सूखा पड़ गया। और जब सूखा पड़ा तो यहां पे लाखों लोग मारे गए, अर्थात उस भूख के कारण मर गए, जिनको भोजन नहीं मिला, अर्थात उस सूखे के कारण मर गए। और जब ये सूखे के कारण मरे तो ये सूखा बंगाल में भी था। और जब बंगाल में भी था तब यहां पे 1911 में, 1911 में जॉर्ज पंचम आते हैं। कौन आते हैं, जॉर्ज पंचम। और इनके साथ आती हैं विलियम मेरी। कौन आती हैं, विलियम मेरी, विलियम मेरी। और ये विलियम मेरी और जॉर्ज पंचम की यात्रा शुरू की जाती है बंगाल से। और कहां के लिए, दिल्ली के लिए, यानी दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार लगता है। जब यहां के लिए जब इनकी यात्रा शुरू होती है तो होता क्या है कि बहुत से भीड़ जो भूखे हैं वो क्या कर रहे हैं, इनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि शायद राजा महाराजा है, महारानी है, कुछ हमें दे दे। तब ये कहती हैं कि अगर रोटी नहीं मिलता तो ब्रेड क्यों नहीं खा लेते। कौन कहती हैं, ये विलियम मेरी कहती हैं। कहा जाता है कि जिसको कभी काट नहीं, जिसको कभी काट नहीं चुभा है, उसको काट का दर्द क्या पता। जिसको कभी काट नहीं चुभा है, उसको काट का दर्द क्या पता। यहां पे लोग भूखे मर रहे हैं, इनको खाने के लिए रोटी नहीं है, ये कह रहे हैं कि ब्रेड खाओ। यहां पे लोग, लाखों लोग मर रहे हैं केवल खाने के लिए, ये कह रहे हैं कि ब्रेड खाओ। और उसके बाद होता क्या है कि जब ये दिल्ली दरबार में पहुंचते हैं तो बहुत ही विरोध प्रदर्शन और बहुत सारे चीजें होती हैं। उसके बाद से ये दिल्ली में आकर क्या करते हैं, तो घोषणा करते हैं। तो यहाँ पे दो घोषणाएं महत्वपूर्ण है। पहली जो घोषणा है वो घोषणा करते हैं कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। बंगाल विभाजन को क्या करते हैं, रद्द करते हैं। बंगाल विभाजन क्या किए, रद्द।
बंगाल विभाजन क्या कर देते हैं, रद्द। और दूसरी जो घोषणा करते हैं वो कहते हैं कि जो भारत की जो राजधानी है कोलकाता न होकर कहां आएगी, दिल्ली। अर्थात ये भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करते हैं। कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली की बात करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि फिर जो दिल्ली ये राजधानी स्थानांतरित की जा रही है, तो बताएं कि फिर कलकत्ता राजधानी बनी कब। तो देखें, ये जो अंग्रेज थे ना, इनके हिसाब से ये अपना जो प्रशासनिक केंद्र जो है ये कहां पे बना रखे थे, कोलकाता को। क्योंकि इनकी स्थापना, इनकी शुरुआतें कहां से हो रही है, इनके साम्राज्य की शुरुआतें कहां से हो रही है, बंगाल से हो रही है। इसलिए अपने प्रशासनिक केंद्र किसको बना के रखते हैं, कोलकाता को। क्योंकि यहाँ पे नाव की भी सुविधा थी, यहाँ आने जाने की, समुद्री रास्ते के लिए भी यहाँ से क्या थी, सुविधा थी। तो इसलिए अपना ये प्रशासनिक केंद्र किसको बना रखे थे, कोलकाता को। और दिल्ली में यहाँ अभी तक क्या था, तो मुगल दरबार था, मुगल सम्राट थे। और मुगल सम्राट या मुगल बादशाह जब तक हैं तो पूरे भारत पे उनका अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी उनका शासन। और जब शासन है तो इसका मतलब कि उसकी राजधानी तो दिल्ली है, उसकी राजधानी क्या है, दिल्ली। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेज है ये भी क्या कर रखे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन स्थापित कर चुके हैं। और इनका जब अपना शासन स्थापित किया है तो अपना प्रशासनिक केंद्र किसको बनाया है, कोलकाता को। और ये ऑफिशियल अपना जो प्रशासनिक केंद्र है वो किसको बनाते हैं, स्थानांतरित करते हैं, दिल्ली को। और जो दिल्ली है, ये दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई जाती है अंग्रेजों के द्वारा, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को जो दिल्ली है भारत की राजधानी बनी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली क्या हुई, भारत की राजधानी बनी। और किसके द्वारा बनाई गई, अंग्रेजों के द्वारा। अर्थात अंग्रेजों ने, अर्थात जॉर्ज पंचम के माध्यम से इन्होंने घोषणा करके इस अपने प्रशासनिक राजधानी को कहां स्थानांतरित किया, दिल्ली को किया। और ये वही 1 अप्रैल है जिसे क्या मनाते हैं, मूर्ख दिवस मनाते हैं, है ना। अब देखें, यहां पे ये घटना घटित होती है, उसके बाद से आगे बढ़े। अब बात आती है 1916 की। और 1916 में एक समझौता होता है जिसे कहते हैं लखनऊ समझौता। क्या कहते हैं, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता। और यह लखनऊ समझौता कब होता है, 1916 में होता है। कब होता है, 1916 में। और जब यह लखनऊ समझौता 1916 में होता है तो यहाँ पे दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला कि यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है ये दोनों मिल जाते हैं। अर्थात दोनों के बीच क्या होता है, समझौता। तो किसके बीच होता है, पहले तो मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस के मध्य क्या होता है, ये समझौता होता है। और दूसरा गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल, इनके बीच क्या होता है, समझौता होता है। अर्थात ये फिर से क्या हो जाते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं एक साथ कांग्रेस में। अर्थात ये कांग्रेस ही दो भाग में बटी थी, एक गरम दल और एक नरम दल में। कब बटी थी, 1907 में, वही सूरत अधिवेशन। और जब वहां बटी थी तो जो गरम दल था ये इस कांग्रेस से अलग हो गया था। और इस कांग्रेस में कौन बच गया था, केवल नरम दल बचा था। लेकिन फिर से ये गरम दल को इसमें क्या किया गया, मिलाया गया, अपने साथ लाया गया। कब, लखनऊ समझौता 1916 के द्वारा। इस दौरान अब देखेंगे कि भारत में एक महान व्यक्तित्व की आगमन होती है और वो है महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी का क्या होता है, भारत में आगमन होता है। कब, तो 1915 में। 1915 में किसका आगमन होता है,
तो ये आगमन होता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी, क्योंकि इस समय ये कहां से वापस आए थे, तो आए थे दक्षिण अफ्रीका से। कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी ये क्या किए थे, उस समय आंदोलन किए थे, और उस आंदोलन की वजह से ये काफी चर्चित हो चुके थे। अब जब ये भारत में जिस समय आए, उस समय पूरे विश्व में विश्व युद्ध चल रहा था, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध ये 1914 से लेके 1918 तक चला। 1914 से लेके 1918 तक चला, और इस दौरान महात्मा गांधी से इस बात की घोषणा की गई, क्योंकि ये चर्चित हो चुके थे, तो इनसे कहा गया, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, कि काम करें। क्योंकि अंग्रेजों की जो सेना थी वो क्या हो रही थी, अब उस सेना में कमी आ रही थी, सैनिकों की कमी हो रही थी। तो ये क्या कर रहे थे? महात्मा गांधी से अपील किए कि काम करिए, आप जो है भारतीयों को हमारे सेना में शामिल करिए, और उनको ये प्रेरित करिए कि वो हमारे साथ समुद्र पार करके चलें और युद्ध करें, और उसके बदले में जब हम युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, आपको स्वराज दे देंगे। लेकिन स्वराज यहाँ पे जब वो बात करते हैं कि हम आपको क्या करेंगे, जो आपका शासन व्यवस्था है हम आपको सौंपेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने की बात नहीं करते हैं, केवल और केवल वो शासन व्यवस्था देने की बात करते हैं कि शासन व्यवस्था आप खुद करेंगे, आप शासन करेंगे, लेकिन आप किसके नियंत्रण में रहेंगे? हमारे नियंत्रण में रहेंगे। कौन ऐसा कहता है? ये अंग्रेज कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये उस समय इस बात के लिए संतुष्ट थे, अब होता क्या है कि ये महात्मा गांधी इनके बातों को मानते हैं और उस समय इनकी सहयोग करते हैं, और परिणाम ये होता है कि जब ये युद्ध समाप्त होता है तब अंग्रेज क्या करते हैं, जो सैनिक गए थे यहां से, पहले तो उनको प्रशिक्षित नहीं किया गया बढ़िया से, और ये गए और बहुत ज्यादा मात्रा में उस युद्ध में मारे गए, और जो बच गए उनको वैसे ही वापस भेज दिया गया, और उनको कुछ भी मुआवजा नहीं दिया गया। यहां तक कि जो लोग मारे गए उनको भी कोई भी कुछ मुआवजा नहीं दिया गया, न ही उनके परिवार को किसी प्रकार की कोई धनराशि और कोई सहायता दी गई। अब होता क्या है कि इससे लोगों के मन में इनके प्रति विरोध और बढ़ जाता है, और जब विरोध और बढ़ जाता है तब करते क्या है, तो जगह जगह पे इनके प्रति क्या होने लगता है, तो आंदोलन होने लगता है, विद्रोह होता है। क्योंकि उग्र रूप में ये विद्रोह होता है, और जब उग्र रूप में होता है तब ये क्या करते हैं, तो एक व्यक्ति को भेजते हैं जिसका नाम है सिडनी रॉलेट। क्या नाम है? सिडनी रॉलेट। और जो सिडनी रॉलेट हैं, इनको इस बात के लिए भेजा जाता है कि आप जाइए और देखिए कि जो वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, जो वहां पे उग्र रूप में ये जो चीजें चल रही हैं और जो हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप देखें कि उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है। और ये रोलेट, जो सिडनी रोलेट हैं, ये क्या करते हैं, ये सुझाव देते हैं कि इनके लिए क्या बननी चाहिए, एक कानून बननी चाहिए, और जो कानून बननी चाहिए उसी कानून को क्या कहा गया, उसी कानून को कहा गया रोलेट एक्ट। क्या कहा गया? और रोलेट एक्ट कहा गया। और इसी रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून। इसे ही बिना वकील और बिना दलील बिना वकील का कानून कहा जाता है। अब चूंकि इस दौरान ये चीजें हुई, इसके पहले थोड़े से हम चलते हैं। जो महात्मा गांधी भारत आए हैं 1915 में, ये जब भारत का भ्रमण करते हैं तो इस दौरान
कुछ प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं, 2-3 आंदोलन करते हैं, जिनमें पहला आंदोलन होता है चंपारण आंदोलन। और ये चंपारण जो आंदोलन है ये नील कृषि के लिए होती है, नील खेती के लिए होती है। किसके लिए होती है? नील खेती के लिए, अर्थात नील की खेती के लिए प्रथम आंदोलन होता है। और ये जो प्रथम आंदोलन है ये आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें होता है। दूसरा जो आंदोलन होता है ये अहमदाबाद के मिल मजदूर हड़ताल का आंदोलन होता है और इसमें पहली बार असहयोग की बात की जाती है। और तीसरा जो आंदोलन होता है वो होता है खेड़ा आंदोलन, जो 1918 में होता है। अहमदाबाद मिल आंदोलन ये भी 1918 में होता है। ये दोनों आंदोलन 1918 में होते हैं। उसके बाद से देखें तब तक ये रोलेक्ट एक्ट की घटना घटित हो जाती है। जब रोलेक्ट एक्ट की घटना घटित होती है तब इस कानून के प्रति, क्योंकि पहले से जो भारत के लोग हैं ऑलरेडी अंग्रेजों के द्वारा किए हुए वादे के मुकर जाने के प्रति खुदे वो बिल्कुल खुल के उनका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहां पे ये क्या कर रहे हैं, ये एक नया कानून ला दे रहे हैं जो उनको दबाने का कार्य करेगा। और इन्हीं को और इस कानून के विरोध में आंदोलन करता यानी जो पंजाब है, पंजाब के 2 जो नेता हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। एक है सैफुद्दीन किचलू। कौन है? सैफुद्दीन किचलू। और दूसरे हैं डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, इस रोलेक्ट एक्ट के कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, चूंकि ये भी क्या कर रहे थे, इस कानून का विरोध कर रहे थे और चूंकि ये दोनों नेता थे। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो चूंकि इनका जो प्रभाव है समाज में ज्यादा था, चूंकि आंदोलनकारी थे। और होता क्या है कि बैसाखी का दिन होता है, उस दिन त्योहार मनाया जाता है और पूरे गांव के लोग और पूरे समाज के लोग क्या होते हैं, तो एक जली नामक व्यक्ति का एक बाग होता है बड़ा सा, जिसमें चारों तरफ से बाउंड्री वॉल होती है और एक उसका मुख्य गेट होता है, मेन गेट होता है। उस बाग में ये पूरे लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन उस इकट्ठा होने के लिए भी ये ऑलरेडी अंग्रेजों से, उस प्रशासनिक व्यवस्था से उसके लिए अनुमति ले रखे थे। और उसके बाद से उसमें अपना विचारों को रखते हैं। इस दौरान जनरल डायर आता है, अपने सिपाहियों को लेकर आता है और मुख्य गेट के द्वार पे खड़ा हो जाता है। और उसके बाद से ये अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि यानी गोली चलाने का ऑर्डर देता है और इसके सिपाही धनाधुन गोली चलाना शुरू करते हैं और वहां पे सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इस दौरान उसके बीच में एक कुआं था, क्योंकि आप देखे होंगे कि जहां भी अगर कोई बाग होगा बड़ा सा, जो पुराना बाग होगा, उसके बीच में एक कुआं मिलेगा आपको, जहां लोग इकट्ठा होते थे तो वहां पे पानी पीते थे। तो उसके बीच में एक कुआं था और उस कुआं में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे और जैसे ही एक व्यक्ति कूदा, उसका देखा देखी दूसरा कूदा और ऐसे करते करते सैकड़ों लोग उसके अंदर कूद गए, जिसके वजह से जो नीचे पड़े वो तो ऐसे ही मर गए और जो ऊपर बच गए, उनको जो ऊपर से कूदे उनको गोली मार दी गई। और इस तरह से उस घटना में लगभग सैकड़ों लोग मारे गए और इसी घटना को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं। तो इसे ही जलियांवाला बाग कांड या जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता कब है, तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित होती है। उसके बाद से
इसकी जांच के लिए एक कमीशन का गठन होता है जिसे कहते हैं हंटर कमीशन। क्या कहते हैं? हंटर कमीशन। यानी हंटर कमीशन आता है किसके जांच के लिए? इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। कौन सा आता है? हंटर कमीशन। अब ये जो हंटर कमीशन आता है ये क्या करता है? तो अपने रिपोर्ट में टाल मटोल करके और जनरल डायर को कहीं ना कहीं निर्दोष साबित करता है, और जब जनरल डायर वापस जाता है तो उसे क्या किया जाता है? पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है। और इस जनरल डायर की मृत्यु हो जाती है कब? जनरल डायर, इसकी मृत्यु हो जाती है 1927 में। कब मृत्यु होती है? 1927 में। कैसे मृत्यु होती है? तो बीमारी के कारण। मृत्यु कैसे हुई? बीमारी से। किससे इसकी मृत्यु हुई? बीमारी से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हुई। ठीक है। अब देखें कि एक और व्यक्ति था जिसका नाम था माइकल ओ डायर। क्या नाम था? माइकल ओ डायर। ये क्या था? तो बंगाल का गवर्नर था। ये क्या था? बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन था? तो एक दूसरा गवर्नर है जिसका नाम है माइकल ओ डायर। क्या नाम है? माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर। ये वही माइकल ओ डायर है जिसकी हत्या 1940 में उधम सिंह के द्वारा गोली मारकर की गई। उधम सिंह ये वो क्रांतिकारी था जो इस माइकल ओ डायर को इसी के देश में क्या किया? तो 1940 में गोली मार के हत्या की। ठीक है। ये वो क्रांतिकारी थे जो डरने वालों में से नहीं थे। अब देखें ये जो जनरल डायर है, इस जो माइकल ओ डायर है, इसकी हत्या क्यों की गई? क्योंकि ये जो माइकल ओ डायर था ना, उस समय जिस समय ये जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुई उस समय ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और ये इसके किए गए कृत्य का समर्थन कर रहा था। कौन? माइकल ओ डायर। ये घटना इसने नहीं किया, घटना का इसने क्या किया? पुरजोर समर्थन किया। और चूंकि इस समय ये क्या था? वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और इसलिए इससे दुखी थे कौन? उधम सिंह। केवल उधम सिंह नहीं, पूरा भारत इनसे दुखी था। लेकिन इसका बदला कौन लेते हैं? उधम सिंह लेते हैं। जाते हैं इसके देश और इसे क्या करते हैं? तो इन्हीं के लोगों के बीच इसे क्या कर देते हैं? गोली मार देते हैं। और गोली मार के माइकल ओ डायर की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। ठीक है। अब बात रही ये जलियांवाला बाग की हत्याकांड की समाप्ति के बाद अब होता क्या है कि महात्मा गांधी क्या करते हैं? 3 प्रमुख आंदोलन चलाते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा कितने प्रमुख आंदोलन चलाए गए? 3 प्रमुख और राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए गए, जिनमें जो पहला आंदोलन उसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। कौन सा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और ये असहयोग आंदोलन कब चला? तो आपको याद रखना है 1920 में। इसी 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान आपको याद रखना है कि गोरखपुर के पास में चौरा चौरी या चौरी चौरा जो भी जगह है, चौरा चौरी जो स्थान है, यहां पे 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को कुछ क्रांतिकारी आंदोलनकारी जो शांति प्रिय जा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, यहां के सिपाहियों के द्वारा उन्हें रोका गया, उन्हें उकसाया गया, उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया और तत्काल उससे प्रभावित होकर ये आंदोलनकारी उन सिपाहियों के ऊपर हावी हुए। और जब हावी हुए तो पूरे सिपाही उस थाने के अंदर जाके
अपने को छुपाने के लिए, अपने को बचाने के लिए थाने के अंदर गए, क्योंकि ये भीड़ बहुत ज्यादा थी और ये पूरे लोगों ने मिलके उन पूरे सिपाहियों को थाने सहित फूंक दिया, जिसमें कुल लोगों की संख्या कितनी थी, तो कुल 22 सिपाही थे। कुल कितने सिपाही थे? कुल 22 सिपाही थे, जिनको क्या किया गया, इसमें फूंका गया। और इसी कांड को कहा जाता है चौरा चौरी कांड। इसी को क्या कहा जाता है? चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड। और इसके बाद से होता क्या है, महात्मा गांधी अपने आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि इस समय तक जो ये आंदोलन है ये चरम तक पहुंच चुका था। अगर शायद इसको लंबे समय तक चलाया जाता तो इसका प्रभाव कुछ और होता, इसका निष्कर्ष कुछ और होता। लेकिन इसके बाद क्या करते हैं, महात्मा गांधी अपने आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी किसके पुजारी कहे जाते थे, तो अहिंसा के पुजारी थे। अर्थात ये किसी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे थे। उसके बाद से दूसरा इन्होंने आंदोलन चलाया जिसे कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या कहा गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात विनय पूर्वक हम क्या करेंगे, हम आपकी अवज्ञा करेंगे, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे और फिर हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। यानी विनय पूर्वक हम आपकी बातों को न मानते हुए हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन कब करते हैं? 1930 में करते हैं। कब करते हैं? 1930 में करते हैं। और इसकी शुरुआत किससे होती है? तो इसकी शुरुआत होती है दांडी मार्च से। और ये वही दांडी मार्च है जो नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, अर्थात नमक कानून विरोध के रूप में इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत दांडी मार्च से होती है, जो 78 अनुयायियों के साथ ही इसकी शुरुआत की जाती है। जो तीसरा आंदोलन है, जो प्रमुख आंदोलन है, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। देखें, कहा जाता है कि जब किसी भी चीज की अत हो जाती है तो लोगों को अपने विचार बदलने पड़ते हैं। किसी भी चीज की अत हो जाने के बाद लोगों को अपने विचार क्या करने पड़ते हैं? बदलने पड़ते हैं। वही यहाँ पे महात्मा गांधी के साथ भी देखा जाता है कि जो ये भारत छोड़ो आंदोलन है ये चलता है 1942 में। कब चलता है? 1942 में। और जो महात्मा गांधी अब तक अहिंसा के पुजारी थे, अब वो यहाँ पे हिंसा की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? हिंसा की बात करते हैं। कब? भारत छोड़ो आंदोलन 1922 के दौरान। और यहाँ पे कहते हैं कि करो या मरो, यानी करो और मरो, डू और डाई के नारा देते हैं और कहते हैं, यहाँ पे वो हिंसा के समर्थक हो जाते हैं। जबकि आप देखेंगे कि जितने भी आंदोलन किए उन्होंने, जितने भी विरोध प्रदर्शन किए, उस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान महात्मा गांधी ने कहीं भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। लेकिन जब वो बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, तो यहाँ पे वो किसके समर्थक हो जाते हैं? हिंसा के समर्थक हो जाते हैं। और यहाँ पे पहली बार कहते हैं करो और मरो। और ये पहली बार ही वो हिंसा के समर्थन भी करते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे एक भारत, यहाँ पे चूंकि आंदोलन चल रहा होता, एक विश्व युद्ध चल रहा होता है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध। और इसी विश्व युद्ध का फायदा उठाने के लिए ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा 1942 में। और इसी का फायदा उठाने के लिए डू और डाई का नारा दिया गया, क्योंकि अंग्रेज इधर द्वितीय विश्व युद्ध में अगर ये फंसे हुए हैं तो तुम अगर डू या डाई, अर्थात तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम गर्मजोशी के साथ अगर उग्र रूप में अगर इनका विरोध करते हो तो यहाँ पे अंग्रेज अब घुटने टेक देंगे और फिर तुम्हें क्या कर देंगे, अंततः आजाद कर देंगे। और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये चलता कब से है? तो आपको याद रखना है 1939 से लेके 1945 तक चलता है। और इस दौरान अंग्रेजों का फिर से वही कूटनीति होती है कि भारत को कैसे भी करके अपने साथ अपने युद्ध में उनको शामिल करें और पूरे विश्व का इनको क्या बनाए? दुश्मन बनाए। और जब ये इस बात में, जब इसको लिए जब वो क्या हो जाते हैं, जब वो असफल होते हैं तो तमाम तरह के कूटनीतियां अपनाते हैं। इसी दौरान ये क्रिप्स मिशन भेजते हैं, इसी दौरान ये कैबिनेट मिशन भेजते हैं।
और वही कैबिनेट मिशन, ये क्रिप्स मिशन है पहले, कि जो क्या करता है, कहता है कि हम संविधान सभा गठित होने का प्रावधान करेंगे, लेकिन कब, जब ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब। तो भारत के लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और उसके बाद से कैबिनेट मिशन आता है, और ये कैबिनेट मिशन आता है कब, तो 1946 में, और इसके द्वारा संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। और फिर भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947 में, जिसे कहा जाता है कि जो भारत जो अब तक अखंड था, इसके दो हिस्से होंगे, अर्थात दो स्वतंत्र डोमिनियन होंगे। यहाँ पे स्वतंत्र डोमिनियन जब तक को कहा जा रहा था, उस समय ये भारत जो था उनके राष्ट्रमंडल का हिस्सा हुआ करता था, अर्थात राष्ट्रमंडल का हिस्सा होगा, लेकिन बाद में इसे उस राष्ट्रमंडल के हिस्से माने भाग से, सदस्यता को क्या किया गया, अनिवार्य नहीं किया गया, बाद में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अर्थात भारत दो डोमिनियन, स्वतंत्र डोमिनियन बनाया गया, और वो दो स्वतंत्र डोमिनियन कौन बने, तो एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना। अब ये घटना घटित कब हुई, तो आपको याद रखना है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, कौन है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके द्वारा भारत का क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में है, दो डोमिनियन स्टेट अस्तित्व में है। इनमें से आप देखेंगे कि भारत आजाद कब हुआ, भारत आजाद कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि के समय, 14 और 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि के समय, मध्य रात्रि में ये क्या हुए, आजाद हुए। आपको याद रखना है कि जस्ट 12 बजे से पहले जिसके लिए हस्ताक्षर किया गया वो कौन था, तो पाकिस्तान था। इसलिए आपको याद रखना है कि 14 अगस्त को कौन आजाद हो गया, पाकिस्तान आजाद हुआ। और 12 बजे के बाद कौन आजाद हुआ, यानी किसके फाइल पे हस्ताक्षर किए गए, भारत के, अर्थात भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त को क्या हुआ, भारत आजाद हुआ। ठीक है। अब यहाँ 14 और 15 अगस्त का मतलब ये नहीं कि आज भारत को आजाद कर दिए एक दिन पहले, और दूसरे दिन आए तो एक दिन पहले पाकिस्तान को आजाद कर दिए, और फिर एक दिन बाद आए तो भारत को आजाद किया, ऐसा नहीं हुआ ये सेम टाइम पे, बशर्ते ये रात्रि का मध्य टाइम था, ये रात्रि के 12 बजने वाले थे, और ठीक 12 बजने से पहले उस पर केवल साइन तो करना नहीं था, कुछ और भी प्रोसेस रहे होंगे, तो उसको करते समय, चूंकि ये रात्रि का समय था, तो 12 बजे से पहले किसके फाइल पे हस्ताक्षर हो चुका था, पाकिस्तान के। इसलिए पाकिस्तान 14 को ही आजाद हुआ, और भारत रात्रि के 12 बजे के बाद आजाद हुआ। इसलिए भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त को आजाद हुआ। और जब 15 अगस्त को आजाद हुआ, तो इसीलिए इस 15 अगस्त को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से इतिहास में पीछे लेके चलते हैं, लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लाहौर अधिवेशन। और ये लाहौर अधिवेशन कब होता है, 1929 में होता है। लाहौर अधिवेशन कब होता है, तो 1929 में। कब होता है, 1929 में। ये वही लाहौर अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और जब ये अध्यक्षता करते हैं, तो इस अधिवेशन के दौरान, इस कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान होता क्या है, तो यहाँ पे दो प्रमुख बातें आपको याद रखनी है कि 31 इस अधिवेशन के दौरान क्या किया गया, कि कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को, चूंकि ये दिसंबर में हो रहा था, लास्ट समय चल रहा था, 30 से 31 दिसंबर की ये बात है, कि ये 31 दिसंबर 1929 की बात हो रही है, कि कहा गया कि 26 जनवरी को, यानी आगामी 26 जनवरी को, यानी 26 जनवरी 1930 को क्या किया जाएगा, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया।
और ये प्रथम भारत का स्वतंत्रता दिवस था। लेकिन आपको याद रखना है कि भारत उस समय आजाद नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था। लेकिन उस दौरान क्या किया गया, इस बात का जिक्र किया गया, इस बात को माना गया कि हम अब से क्या करेंगे, प्रत्येक 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस बात की घोषणा की गई। और 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को, 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को लाहौर के जो रावी नदी है, रावी नदी के तट पर जो भारत का तिरंगा झंडा है उसको क्या किया गया, फहराया गया। ठीक है, तो पहली बार उसको स्वतंत्रता के रूप में तिरंगा झंडा को फहराया गया। और ये 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन हमारा देश आजाद कब हुआ, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। और इसलिए प्रत्येक वर्ष को 15 अगस्त यानी प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि इस आंदोलन के दौरान ऐसा नहीं कि जिन व्यक्तियों के नाम लिए गए केवल यही प्रमुख थे, नहीं, इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी थे, बहुत सारे किसान क्रांतिकारी थे, बहुत सारे इसमें लोग थे, महिलाएं थी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। ऐसा नहीं कि केवल इन कुछ आंदोलनों की वजह से हमारा देश आजाद हुआ। ऐसा नहीं कि जिनका नाम नहीं लिया गया, जिन क्रांतिकारियों का नाम नहीं लिया गया उनका योगदान नहीं था। इसमें भगत सिंह, ये जो सुखदेव हैं, उधम सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और अनेक क्रांतिकारी हुए जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वो भी खुशी खुशी। और ऐसे क्रांतिकारियों को दिल से सैल्यूट है। तो ये रहा हमारा 15 अगस्त 1947 की कहानी कि हम कैसे आजाद हुए। और फिर हर 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही क्या हुए थे, हम आजाद हुए थे। ठीक है, आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। तब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।